सिनेमा में जब टॉकीज बनना शुरू हुई तो उन कलाकारों को काफी परेशानी हुई जिन्हें भाषा का ज्ञान नहीं था। इनमें ज्यादातर एंग्लो इंडियन कलाकार थे। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो जूइश कम्युनिटी के बहुत से लोग कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए थे और जो मशहूर अभिनेत्रियां थीं उनमें से भी कई पाकिस्तान चली गईं। ऐसे में नए चेहरों के लिए काफी मौके थे। इसी दौर में एक जूइश लड़की सिनेमा के पर्दे पर नजर आई जिसकी आंखों में अंगारे थे। वो आम हीरोइन की तरह शर्मीली या छुई मुई नहीं थी, बल्कि निडर, खुद पर विश्वास करने वाली, पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी। इन डिफरेंट क्वालिटीज के अलावा उनका चेहरा मोहरा भी हीरोइन के सांचे में फिट नहीं बैठता था। कुछ तो उनकी पर्सनालिटी कह लीजिए, कुछ शुरुआत से ही मिलने वाले नेगेटिव किरदार, इन सब ने उन्हें हिंदी सिनेमा की पहली आइकॉनिक वैम्प यानी खलनायिका बना दिया। फरहत खातून एजिकल, जो स्कूल में कहलाई फ्लोरेंस एजिकल। जब वो 4 साल की थीं, उनके माता पिता अलग हो गए थे। फिर उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और उनकी और उनके भाई की परवरिश उनकी दादी ने की। सरदार अख्तर, जो अपने समय की मशहूर हीरोइन थीं और फिल्म मेकर महबूब खान की पत्नी भी, जब उन्होंने फरहत को देखा तो उन्हें उनमें कुछ खास लगा। उन दिनों महबूब खान फिल्म आन बनाने की तैयारी कर रहे थे। फरहत उस फिल्म में राजकुमारी के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। बस सरदार अख्तर ने फरहत की माँ से इजाजत लेकर फरहत को ग्रूम करना शुरू किया। चलना फिरना, मेकअप करना, ड्रेस कैरी करना, सब उन्होंने सिखाया और उन्होंने ही नया नाम भी दिया, नादिरा, जिससे वो ताउम्र पहचानी गई। आन महबूब खान की पहली कलर फिल्म थी। भव्य सेट्स और लड़ाई के दृश्य बहुत ही नेचुरल थे। इस फिल्म को भारत के अलावा लंदन में भी रिलीज किया गया। दिलीप कुमार, प्रेमनाथ और निम्मी जैसी अभिनेत्री के बीच घमंड में चूर एक राजपूत राजकुमारी की भूमिका में नादिरा सब पर छा गई और फिल्म रिलीज होते ही सिर्फ 18 साल की उम्र में वो रातों रात स्टार बन गई। तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही। फिल्म में उनका किरदार नकारात्मक था और फिर जैसे ये नेगेटिविटी उनकी भूमिकाओं के साथ जुड़ गई। यूं तो उनसे पहले भी कई अभिनेत्रियों ने नेगेटिव रोल्स किए थे, मगर नादिरा ने इसी तरह की भूमिकाओं से लोकप्रियता पाई। इसीलिए उन्हें भारत की पहली आइकॉनिक वैम्प कहा जाता है। उनकी आवाज बहुत बुलंद थी, हिंदी उर्दू का उच्चारण बहुत साफ था और इसका क्रेडिट वो दिलीप साहब को देती थीं, जो आन फिल्म में उनके हीरो थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि दिलीप साहब को देख कर ही उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखी। हिंदी उर्दू के शब्दों का सही उच्चारण भी दिलीप कुमार ने ही उन्हें सिखाया। नादिरा अपने समय की महंगी स्टार थीं। वो अपने दौर की पहली अभिनेत्री थीं जिनके पास रॉल्स रॉयस जैसी बड़े ब्रांड की लग्जरी कार थी। मगर जिंदगी में हर इंसान से गलतियां होती हैं, उनसे भी हुई। स्टार बनने के कुछ समय बाद ही उन्होंने उस समय के गीतकार और फिल्मकार जे नक्शब से शादी कर ली। मगर नक्शब ने उन्हीं के पैसों से फिल्में बनाई और उनके रुतबे का फायदा उठाया। यहाँ तक तो फिर ठीक था, मगर वो बहुत रसिक किस्म के आदमी थे और जब नादिरा बर्दाश्त नहीं कर पाई तो एक रात उन्होंने अपना पैसा, घर सब छोड़ दिया। उनकी ये शादी बमुश्किल 2 साल चली। बाद में नक्शब भी पाकिस्तान चले गए। नादिरा ने कुछ अरसे बाद एक बार फिर से घर बसाने की कोशिश की, मगर शायद गृहस्थी का सुख उनके नसीब में ही नहीं था। नादिरा एक आम औरत की तरह घर संभालना चाहती थीं, जबकि उनके दूसरे पति चाहते थे कि वो काम करें और आखिरकार ये शादी भी टूट गई। नादिरा को जिन फिल्मों के लिए याद किया जाता है उनमें से एक है राज कपूर की श्री 420। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। सिगरेट के कश लगाती, हीरो को अपनी उंगलियों पर नचाती माया के माया जाल ने हर दर्शक को मोहित किया। उस समय के लिहाज से उनका प्रेजेंटेशन काफी बोल्ड था और फिर उन्हें इसी तरह के ऑफर्स आने लगे, पर वो खुद को दोहराना नहीं चाहती थी। इसी वजह से कई अच्छे प्रोजेक्ट्स भी उनके हाथों से निकल गए, जिसका फायदा पहुंचा शशिकला को। 60 के दशक में उनकी सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म थी दिल अपना और प्रीत पराई। नहीं, तुम इस वक्त हॉस्पिटल नहीं जाओगे सुशी, मेरे साथ पिक्चर देखने चलो। इसके अलावा अभिनेता मोतीलाल की आखिरी फिल्म छोटी छोटी बातें, उस फिल्म में भी उनकी अच्छी भूमिका थी।
70 के दशक तक आते आते वो चरित्र भूमिकाओं की तरफ मुड़ गईं। इसी दौर में उन्होंने अपना बेहतरीन काम किया। सफर, पाकीज़ा, एक नज़र, हंसते जख्म, जूली, स्वयंवर, आसपास और सागर जैसी फिल्में इसका सबूत हैं। जूली में उन्होंने एक बिन ब्याही माँ बनने वाली लड़की की माँ का किरदार इतनी मैच्योरिटी और खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है कि देखने वाले उस दर्द के साथ खुद को जोड़ पाते हैं। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। लोग मेकअप दिखाने के लिए लगातार, तुम छुपाने के लिए लगाओ। 4 दशकों के अपने करियर में नादिरा ने लगभग 80 फिल्मों में काम किया। 90 के दशक में बढ़ती उम्र और बिगड़ती सेहत के कारण नादिरा बहुत कम काम कर पाई और फिर फिल्मों से अलग हो गईं। हालांकि उसके बाद उन्होंने गिने चुने टीवी सीरियल्स में एक्टिंग की, जिनमें मार्गरेटा और दीप्ति नवल का सीरियल थोड़ा सा आसमान शामिल है। उनके सभी रिश्तेदार हिंदुस्तान से बाहर जाकर बस गए थे, इसलिए नादिरा मुंबई में अकेले ही रहती थी। फिल्मों से संन्यास लेने के बाद घर में उनके साथी थे अखबार, किताबें, रेडियो और आस पड़ोस के बच्चे, जिन्हें वो बहुत प्यार करती थीं। अपने आखिरी दिनों में साइटिका और रीढ़ की लाइलाज बीमारी के कारण वो लगभग 3 साल बिस्तर पर रहीं। वो बीमार थीं, लाचार थीं, अकेली थीं, पर उस वक्त में भी उनकी आवाज़ और हंसी मजाक की आदत वैसी की वैसी थी। शायद इसी को स्वाभिमान से जीना कहते हैं। 9 फरवरी 2006 को नादिरा ने आंखें मूंद लीं और अपनी तन्हा जिंदगी को अलविदा कह दिया। नादिरा ने पर्दे पर कभी भी लाचार, कमजोर, अबला नारी का किरदार नहीं निभाया और जैसे मजबूत कैरेक्टर्स उनकी फिल्मों में होते थे, वैसे ही पूरी डिग्निटी और आत्मसम्मान के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया। उन्हें हमेशा एक ऐसी अदाकारा के रूप में याद किया जाता रहेगा जिसने अपने समय से आगे निकलकर सबसे हटकर अपनी अलग पहचान बनाई। कुछ और ज़माना कहता